बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अंजलि, चिंता क्यों करती हो यार? वो तो सिर्फ एक सपना था। ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़े कुणाल ने बालों में ब्रश करते हुए कहा। नहीं कुणाल, था तो वो सपना ही, परंतु उस सपने का खौफ अभी तक मेरे जहन पर छाया हुआ है। कई दिनों से वही सपना बार बार मेरी रातों की नींद उड़ा रहा है। अंजलि हकलाते हुए खोए से लहजे में बोली। कुणाल ने अंजलि के लहजे में डर का उनसर भी साफ महसूस किया था। अंजलि मेरी जान, सपने सपने होते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुणाल ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और अंजलि के करीब आकर बेड पर बैठते हुए बोला। अंजलि बेड पर बैठी हुई थी। मैं क्या करूं कुणाल, अब तो वो सपने जागते हुए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होते। अंजलि बेबसी के आलम में बोली। कहीं वो सपना हकीकत ना हो जाए। अंजलि की आवाज़ भरा गई। अरे अरे मेरी जान, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कुणाल ने अंजलि को सीने से लगाते हुए कहा। तुम खामखा खुद को खौफजदा कर रही हो। सपनों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कुणाल बोला। आप और कैलाश दलदल में धंसते जा रहे हैं। मैं लोगों को मदद के लिए पुकारती हूँ, परंतु कोई नहीं आता। फिर मैं आप दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो मैं भी दलदल की लपेट में आ जाती हूँ। हम तीनों हेल्प हेल्प पुकारते हैं, परंतु कोई भी हमारी मदद को नहीं आता और दलदल हमें निगल लेती है। इतना कहकर अंजलि ने रोना शुरू कर दिया। अंजलि मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही हो। कुणाल ने अंजलि को अपने से अलहदा करते हुए उसके आंसू साफ करते हुए कहा। भगवान की कृपा से हमें कुछ भी नहीं होगा। चिंता छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम बाहर कहीं घूमने के लिए चलते हैं। नहीं कुणाल, मेरा मन नहीं कर रहा। अंजलि ने नाक चढ़ाते हुए नफी में सर हिलाया। परंतु मेरा तो मन कर रहा है ना। चलो अब जल्दी करो, उठो और तैयार हो जाओ। कुणाल ने उठते हुए अंजलि का बाजू पकड़ा। नहीं कुणाल, रहने दे, फिर कभी सही। अंजलि ने टालना चाहा। अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अंजलि, इंसान एक माहौल से दूसरे माहौल में जाए तो उसका मूड फ्रेश हो जाता है। अब मेरी ही मिसाल ले लो। दफ्तर में जब भी मुझे कोई टेंशन होती है तो तुम्हें और कैलाश को देखकर मेरी टेंशन झट से ख़त्म हो जाती है। कुणाल ने अंजलि को समझाया। अब जल्दी करो, और ये कैलाश कहाँ है? वो बाहर लॉन में खेल रहा होगा। अंजलि ने उठते हुए कहा। ठीक है, मैं उसे भी अंदर भेजता हूँ। उसे भी फटाफट तैयार करो और खुद भी जल्दी से तैयार हो जाओ, कुणाल ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अंजलि ने मुंह से एक बोझिल सांस खारिज की और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो तैयार हो गई। कुणाल कहाँ रह गए? अंजलि खुद से हमकलाम हुई। उसी वक्त उसकी मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आई। वो घबराई हुई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अंजलि जल्दी, वो घबराहट के बायस मुलाजमा चंपा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अंजलि के दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। क्या हुआ चंपा? अंजलि को अपना जिस्म बेजान सा महसूस हुआ। वो समझ गई थी कि चंपा कोई अच्छी खबर नहीं लाई। वो अंजलि दीदी, कैलाश। चंपा पे टूटे हुए अल्फाज में आधी बात कह सकी तो अंजलि तेज़ी से चंपा के करीब आई। तू बोल क्यों नहीं रही चंपा? क्या हुआ है कैलाश को? अंजलि ने हकलाते हुए भराई आवाज़ में चंपा से पूछा। अंजलि दीदी, वो कैलाश बाबू बाहर लॉन में फुटबॉल से खेल रहे थे। तभी कुणाल बाबू अंदर से बाहर लॉन में कैलाश बाबू को बुलाने आए तो कैलाश बाबू का फुटबॉल रेंगता हुआ बाहर सड़क पर जा गिरा। कैलाश बाबू से पकड़ने के लिए बाहर की तरफ भागे। चंपा कहते कहते एक मरतबा फिर रुकी। तो क्या हुआ चंपा? इस मरतबा अंजलि ने गुस्से से चंपा को बाजू से पकड़ के झंझोड़ा तो सड़क पर आती तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कैलाश बाबू को कचल दिया। चंपा ने धमाका किया। क्या? अंजलि जोर से चिल्लाई। नहीं। अंजलि चीखती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। चीख की आवाज़ सुनकर उसके साथ लेटा हुआ कुणाल भी उठ खड़ा हुआ।
अंजलि ने हैरत से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। वो समझ गई थी कि हर बार की तरह ये भी एक सपना ही था। उसने दोनों हाथों की हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर रोना शुरू कर दिया। अंजलि, क्या हुआ है? कुणाल ने तेजी से आगे बढ़कर अंजलि को सीने से लगाया। ये सपने मेरी जान ले लेंगे कुणाल, वो रोते हुए बोली। ये सपने किसी कारण ही मुझे नजर आते हैं। कम ऑन अंजलि, फिर वही सपने, तुम उन सपनों से इतनी खौफजदा क्यों हो? कुणाल का लहजा बेजार था। नहीं कुणाल, उन सपनों का ज़रूर कोई ना कोई कारण है। ये सपने मुझे पागल कर देंगे। अंजलि ने कुणाल के सीने से अपना सर हटाते हुए कहा। कारण तो ज़रूर है अंजलि, और वो है तुम तीनों की मौत। अचानक अंजलि के पास बैठे कुणाल की आवाज़ खौफनाक और खुरदरी हो गई। अंजलि ने हैरानगी से कुणाल की तरफ देखा तो खौफ के बायस उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली, क्योंकि कुणाल की जगह अब वहाँ एक खौफनाक शक्ल वाला जिन बैठा हुआ था। नए मॉडल की कार की हेडलाइट्स रात में अंधेरे का सीना चीरते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत नौजवान और साथ वाली सीट पर एक हुबरू हसीना सीट की टेक से सर लगाए सो रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का बार बार उस लड़की की तरफ गुस्से से देख रहा था। क्या मुसीबत है? वो लड़का गुस्से से बड़बड़ाया। इतनी खूबसूरत कन्या साथ है और मुझे इससे बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा, और ऊपर से नींद भी आ रही है। लड़के ने एक मरतबा फिर बेजार निगाहों से लड़की की तरफ देखा और उकताकर डैशबोर्ड से सिगरेट निकालकर सिगरेट सुलगाने लगा। लड़के ने दोबारा लड़की की तरफ देखा और फिर शरारती हंसी हंस दिया। लड़के ने सिगरेट का गहरा कश लिया और धुएं की तेज लहर लड़की के चेहरे की तरफ फेंकी, और धुआं जब लड़की की नाक के नथनों में घुसा तो लड़की ने झटके से खांसते हुए आंखें खोली और लड़का अपनी इस शरारत पे हंसने लगा। अब वो लड़की खा जाने वाली नज़रों से लड़के को घूर रही थी। वैसे प्रकाश, मर्दों में ये आदत बहुत बुरी है, वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली। कौन सी आदत? उस लड़की के हैरानगी से अनजान बनने हुए कहा। यही जो आपके मुंह में घुसी है और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी है, लड़की ने तलख लहजे में कहा तो प्रकाश ने एक ज़ोरदार कहकहा लगा के हंस पड़ा। वैसे मीनाक्षी, जब कोई रात में सफ़र कर रहा हो तो साथ बैठे हमसफ़र साथी को चाहिए कि वो ड्राइवर को बातों में लगाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और आप हैं कि ऐसा लग रहा है कि कई समय से नींद की प्यासी हों। प्रकाश ने बज़ाहिर लड़की मीनाक्षी को समझाया। वाह प्रकाश वाह, अपने दिल की बात कहने का अंदाज तो कोई आपसे सीखे। मीनाक्षी ने ताली बजाते हुए कहा तो उसके कानों को एक मरतबा फिर प्रकाश का कहकहा सुनना पड़ा। अभी तक मेरा खलक आपके इस कड़वे धुएं की करवाहट को महसूस कर रहा है। चलें हम आपसे सॉरी कर लेते हैं, प्रकाश ने ताजीमन अपने सर को झुकाते हुए कहा। गलती मानने का तरीका भी आपका खूब है। आप तो सॉरी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मुझ पर एहसान कर रहे हैं, मीनाक्षी ने जलते लहजे में कहा तो प्रकाश बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा मीनाक्षी, आप परेशान ना हो, मैं आपसे दिली तौर पर सॉरी करता हूँ, प्रकाश इस मर्तबा संजीदा लहजे में बोला। जाइए, मैंने आपको माफ़ किया इस मर्तबा। फिर मुस्कुराई मीनाक्षी, तो जवाबन प्रकाश भी मुस्कुरा दिया। जल्द ही प्रकाश ने गाड़ी एक लोहे वाले गेट के पास रोकी और दोनों कार से बाहर निकले। प्रकाश ने कार की डिग्गी से एक लंबी सुलाख और टार्च निकाली। 1 मिनट मीनाक्षी, प्रकाश ने उस मकान की तरफ बढ़ती हुई मीनाक्षी को आवाज़ दी तो वो रुक गई। प्रकाश ने उसके करीब जाकर मुंह में कुछ पढ़ा और फिर अपने ऊपर और मीनाक्षी पर एक एक फूंक मार दी। अब चलिए, प्रकाश ने कहा तो वो दोनों उस मकान के गेट की तरफ बढ़े। गेट पर जंजीर के साथ एक ताला लगाया गया था। प्रकाश ने उस सलाख की मदद से उस ताले को तोड़ा और गेट खोलकर वो दोनों उस मकान में दाखिल हो गए। मकान के अंदरूनी दरवाजे के करीब पुलिस की वार्निंग पट्टी लगी हुई थी। वो दोनों उस पट्टी के नीचे से गुजरे और अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। यहाँ भी एक अदद ताले ने उनका इस्तकबाल किया। मीनाक्षी ने टॉर्च ऑन कर ली थी। ये ताला भी उस लाल की मदद से खुल गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मिट्टी का बबूका सामान की नाक से टकराया और वो खांसने लगे। वो अंदर दाखिल हुए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा वो घर काफ़ी हसीन था, लेकिन बंद होने की वजह से उसकी हालत काफ़ी हस्ता हाल थी। फर्श पर गिर्द की मोटी तह जमी हुई थी और छत पर जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। घर में छोटा सा हॉल जिसमें आमने सामने 3 कमरे और एक वॉशरूम था।
छत पर जाती सीढ़ियां भी थी। वो टॉर्च की रोशनी की रहनुमाई में एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसमें दाखिल हुए। मकान की हालत से ऐसे लग रहा था जैसे कई अरसे से किसी जी रूह ने यहाँ बसेरा न किया हो। वो जिस कमरे में दाखिल हुए उस कमरे में गिरदो गुबार से अटा हुआ एक बेड, 2 कुर्सियां जो दीवार के साथ लगी हुई थी, एक ड्रेसिंग टेबल जिसका आईना टूटा हुआ था। प्रकाश और मीनाक्षी ड्रेसिंग टेबल के करीब आए। प्रकाश ने टॉर्च की रोशनी में ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए शीशे पर जमा हुआ खून लगा हुआ था। ऐसे माहौल में मीनाक्षी का दिल तेज तेज धक धक कर रहा था। वो उस माहौल से काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। फिर अचानक से बेड के नीचे से एक बिल्ली निकली तो मीनाक्षी तेजी से चीखती हुई पीछे हटी। बिल्ली बाहर हॉल की तरफ भाग गई थी। आप तो काफ़ी डरपोक है मीनाक्षी, प्रकाश ने हंसते हुए मीनाक्षी का मजाक उड़ाया। ये तो गनीमत है प्रकाश, आप साथ हैं, वरना जैसा माहौल है मैं कई समय पहले की बेहोश हो चुकी होती। मीनाक्षी ने प्रकाश की तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, प्रकाश ने मीनाक्षी को तसल्ली देते हुए कहा। अब अपना काम जल्दी कंप्लीट करें प्रकाश, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, मीनाक्षी ने हकलाते हुए अपनी कैफियत बयान की। अभी सब्र करें मीनाक्षी, अभी इस काम में थोड़ा सा समय है, प्रकाश ने इर्द गिर्द नजरें घुमाते हुए संजीदा लहजे में कहा। कितना समय? मीनाक्षी ने हकलाते हुए पूछा। समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा, प्रकाश ने कहा। आए मेरे साथ, मुझे एक और जगह खून का बताया गया था। प्रकाश कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मीनाक्षी ने भी तेजी से उसकी पैरवी की। वो दोनों हॉल में आए और प्रकाश ने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। फर्श मुकम्मल तौर पर गिर्द में छिपा हुआ था। प्रकाश ने आगे बढ़कर एक जगह से जूतों से फर्श पर से गिर्द हटाई तो प्रकाश ने देखा वहाँ काफ़ी सारा खून जमा हुआ था। प्रकाश ने एक गहरी सांस अपने अंदर खींची, साथ ही वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। तो ये है इन दोनों का खून। प्रकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है, मीनाक्षी ने फर्श पर जमे हुए खून की तरफ देखते हुए घबरा कर कहा। मीनाक्षी, ये समय घबराने का नहीं बल्कि कुछ करने का है, वरना गजब हो जाएगा। प्रकाश ने उठकर खड़े होते हुए मीनाक्षी की तरफ देखा। अब मैं आपको जैसा कहूँ आपने वैसा ही करना है, आए मेरे साथ, प्रकाश ने पहले मीनाक्षी को समझाया और फिर ड्रेसिंग टेबल वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। मीनाक्षी भी उसके साथ उस कमरे में चली आई। अब आप इस बेड पर लेट जाइए, प्रकाश ने कमरे में पड़े गिरदो गुबार से अटे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मीनाक्षी नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे हटी तो प्रकाश बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ा। मीनाक्षी, चिंता न करें, मैं आपको नई साड़ी लेकर दूंगा, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जल्दी करें, रात पहले ही अपना सफ़र काफ़ी तय कर चुकी है, हमें रात के अंत से पहले पहले इस काम को पूरा करना है। मीनाक्षी हिचकिचाते हुए बेड पर जाकर लेट गई। प्रकाश ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें लाल कलर का कोई महलूल था। अब घबराइएगा मत, इस शीशी में मौजूद खून मैं आपके दोनों बाजू पर लगाऊंगा और फिर एक मंत्र पढ़कर आप पर फूंकूंगा जिससे आपको नींद आ जाएगी, प्रकाश ने कहा तो मीनाक्षी ने असबात में सर हिला दिया। प्रकाश ने उस शीशी में से थोड़ा सा खून हाथ की हथेली पे डाला और मीनाक्षी के दोनों बाजू पे मल दिया और मुंह में एक मंत्र पढ़कर मीनाक्षी पर फूंक मारी तो मीनाक्षी को अपनी पलकें भारी होती महसूस हुई। जल्द ही उसने अपनी आंखें मूंदी और फिर हल्के हल्के खराटे लेने लगी। प्रकाश ने इत्मीनान से एक लंबी सांस खींची और कमरे से बाहर हॉल में निकल आया। अब वो उस जगह पर आया जहां फर्श पर खून जमा हुआ था। प्रकाश ने उस शीशी में से खून के चंद कतरे फर्श पर उस जमे हुए खून पर टिपका दिए। वो एक निस्वानी चीख की आवाज़ थी जिसे सुनकर बेड पर लेटी मीनाक्षी की आंख खुली थी। मीनाक्षी बेड पर लेटी हैरत से इर्द गिर्द देखने लगी। कमरा मुकम्मल तौर पर रोशनी में नहाया हुआ था और कमरे की हालत बिल्कुल एक इस्तेमाल होने वाले कमरे के जैसी थी। ड्रेसिंग टेबल का शीशा भी बिल्कुल सही हालत में था। एक मर्तबा फिर नस्वानी चीख ने मीनाक्षी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो नस्वानी चीखें हॉल से आ रही थी। हॉल भी अब रोशनी में नहाया हुआ था और बिल्कुल सही हालत में था। मीनाक्षी बेड से नीचे उतरी और हॉल में आई तो मीनाक्षी को हैरत का एक शदीद झटका लगा। मकान के बैरूनी दरवाजे से 2 हट्टे कट्टे नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक लड़की को कंधे पर उठा रखा था और वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए टांगों, बाजू और चीहों का सहारा ले रही थी।
वो टांगे जोर जोर से हिला रही थी, हाथों के मुक्के वो लड़के की कमर पर बरसा रही थी और साथ साथ मुंह से चीख भी रही थी। वो दोनों लड़की को उठाए मीनाक्षी की तरफ ही आ रहे थे। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, वो लड़की फिर चिल्लाई। जितना मर्जी चीख लो, यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, कंधे पर लड़की उठाए उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। कंधे पर लड़की उठाए जब उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो लड़की बोली कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वो लड़की अब उनकी मिन्नत करने लगी। वो लड़के मीनाक्षी के करीब आए तो मीनाक्षी तेज़ी से पीछे हट गई और वो दोनों लड़के उस ड्रेसिंग टेबल वाले कमरे में पहुंचे तो रणवीर ने उस लड़की को बेड पे पटक दिया। देखो रणवीर, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, घर में मेरे माता पिता परेशान हो रहे हैं, लड़की ने हाथ जोड़ते हुए रणवीर से इल्तिजाइया लहजे में कहा। अपने माता पिता की परेशानी का ख्याल है तुम्हें, और मेरा, मैं जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी प्रेम में तड़पा हूँ, रणवीर गुस्से से चीखते हुए बोला। लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करती रणवीर, मेरा कुणाल से विवाह होने वाला है, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे जाने दो। वो लड़की बदस्तूर रोते हुए बोली। मेरे सपनों का महल तोड़कर तुम किसी और की हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा, रणवीर सफाक लहजे में बोला। किसी से प्रेम करो तो लोग अपनी प्रेमिका को पलकों पर बिठाते हैं और तुम, उस लड़की ने रोते हुए बात अधूरी छोड़ी। ये तो अपना अपना अंदाज है अंजलि। इस मर्तबा दूसरे लड़के ने मुस्कुराते हुए लड़की का नाम अंजलि लिया। किसी को फूल की खुशबू सूंघने में मज़ा आता है और किसी को फूल मसलने में, मुझे तो फूल मसलने में मज़ा आता है। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी अंजलि, परंतु तुम्हें याद है तुमने उसका क्या जवाब दिया था? इस मर्तबा रणवीर अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। परंतु तुम भी जानते हो कि मैंने तुम्हें वो थप्पड़ किस कारण मारा था। मैं वो पहली लड़की नहीं जिससे तुमने प्रेम किया था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम और ये शेखर कॉलेज में क्या रंग रलियाँ मनाते हो, और इसकी मिसाल अभी भी शेखर ने तुम्हारे सामने दी है। तुम और ये शेखर सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें बेकार चीज़ों की तरह छोड़ देते हो। अंजलि ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था अंजलि, रणवीर खोखले लहजे में बोला। सच्चे प्रेमी ऐसे काम नहीं करते रणवीर जो तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम था तो तुम हर बुरा काम छोड़ते, खुद को सुधारते, परंतु तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मालिनी ने मेरे सामने खोल दिया। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, शेर के मुंह को खून लग जाए तो वो दूध नहीं पीता, ऐसा ही हाल तुम्हारा है। तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु तुम्हारी हरकतों में कोई फ़र्क ना आया। तुम मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्रेम करते हो, तुम सिर्फ मेरे शरीर से खेलना चाहते हो और कुछ भी नहीं। इस मर्तबा अंजलि नफरत अंगेज लहजे में बोली। वो तो मैं अब भी खेलूंगा, फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले मैं तुम्हारी मर्जी से खेलता और अब मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। रणवीर अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए मुस्कुराकर बोला। न पहले न अब, जब तक मेरे शरीर में सांसों की ये डोर है मैं तुम्हें अपने इस शरीर पर हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। इस मर्तबा अंजलि पुख्ता लहजे में बोली। अच्छा, तो अब बिग्गी बिल्ली शेरनी बन गई। रणवीर तंजिया लहजे में अंजलि का मजाक उड़ाने लगा। जब बात इज्जत पर हो तो नारी शेरनी बनने में समय नहीं लगाती। अंजलि अंगारा उगलती आंखों से रणवीर और शेखर की तरफ देखते हुए बोली। और वैसे भी पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचने वाली है। क्या मतलब? इस मर्तबा शेखर हकलाया। मतलब ये कि जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो विवाह से पहले तुम मुझसे एक मर्तबा मिलना चाहते हो, तो मेरी दीदी मीनाक्षी ने मुझे मना भी किया कि रात के समय तुम्हारा इससे मिलना ठीक नहीं, परंतु मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और अपने घर की पिछली गली में तुमसे मिलने आई। परंतु अब तक तो मीनाक्षी ने माता पिता को सब कुछ बता दिया होगा और माता पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा और पुलिस तुम्हारी और मेरी तलाश में निकल खड़ी होगी। तो ये बात है, तब तो हमें जल्दी करनी चाहिए। वैसे भी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस घर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और पुलिस अगर यहाँ पहुँच भी जाती है तब तक तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। रणवीर पहले परेशानी और फिर मुस्कुराते हुए बोला। रणवीर की इस बात से परेशानी और घबराहट ने अंजलि के चेहरे पर बसेरा कर लिया था। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं तुम दोनों को अपने शरीर को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। मर जाऊंगी परंतु तुम दोनों को अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, अंजलि एक अज़म से बोली।
रणवीर और शेखर ने अंजलि की इस बात पर एक जोरदार किस्म का कहकहा लगाया। अंजलि तेजी से बेड से नीचे उतरी और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी हो गई। वो रणवीर और शेखर का नाकाम मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी थी। रणवीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने अंजलि को बाजू से पकड़ने की कोशिश की थी। उसने भी एक जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर दे मारा तो नाजुक सी अंजलि के गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ शायद जिंदगी में पहली बार पड़ा था। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे और वो चीखती हुई ड्रेसिंग टेबल के आईने से जा टकराई और ड्रेसिंग टेबल का कांच टूट गया। अंजलि का सर फट गया था। उसका थोड़ा सा खून ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए शीशे पर लग चुका था। अंजलि को चक्कर से आते हुए महसूस हुए। उसने जोर से सर को झटका। वो शायद समझ गई थी कि अगर वो इस मौके पर कमज़ोर हो गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। शेखर और रणवीर ने अंजलि को बाजू से पकड़ा। अंजलि ने अपना घुटना रणवीर की टांगों के बीच नाजुक मुकाम पर दे मारा। अब आंखों के सामने नाचते तारे देखने की बारी रणवीर की थी। उसके मुंह से बेएख्तियार जोरदार चीख निकली और वो झुककर बैठ गया। अब अंजलि ने अपने नाखूनों से शेखर का चेहरा लहू लुहान कर दिया। वो अपना चेहरा पकड़कर बैठ गया। अंजलि ने मौका गनीमत जाना और तेजी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे पर खड़ी मीनाक्षी एक मर्तबा फिर डरकर पीछे हटी। पकड़ो इस हरामजादी को शेखर, रणवीर ने तकलीफ के बायस हकलाते हुए कहा। शेखर अपने चेहरे की तकलीफ भूलकर तेजी से हॉल की तरफ भागा और घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ भागती अंजलि को बालू से पकड़ लिया। रणवीर भी कराहता हुआ उठा और हॉल में आ गया। मीनाक्षी चुपचाप खड़ी ये मनाजिर देख रही थी। शेखर ने अंजलि के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा जबकि रणवीर ने उन दोनों के करीब पहुंचने पर अंजलि के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अंजलि के दोनों होंठ फट चुके थे और फटे सर के होंठ से उसका चेहरा भी लहूलुहान हो गया था। वो फर्श पर जा गिरी। अब शायद उसमें मजीद लड़ने की सकत नहीं रही थी। हरामजादी, रणवीर चीख से मुशाबे लहजे में बोला, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक जमीन पर बैठी अंजलि यकदम उठी और शेखर की पैंट की बेल्ट में लगे रिवाल्वर को निकाल लिया। उसने शायद रिवाल्वर देख लिया था। आज कुदरत शायद अंजलि पर मेहरबान थी। शेखर अंजलि से रिवाल्वर छीनने के लिए अंजलि की तरफ लपका। हॉल में फायर की एक आवाज़ गूंजी। अंजलि ने शेखर पर गोली चला दी थी। शेखर की चीख भी ना निकल सकी। वो फर्श पर ढेर हो गया। अब अंजलि ने रिवाल्वर का रुख रणवीर की तरफ किया। देखो अंजलि, मेरी बात सुनो, रणवीर घबराते हुए हकलाया। जलील, कमीने इंसान, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। शायद तेरा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। इतना कहकर अंजलि ने रणवीर पर फायर खोल दिए। रणवीर भी शेखर की तरह बगैर चीखे फर्श पर ढेर हो गया। रणवीर और शेखर के जिस्म से निकलने वाला खून फर्श पर फैल चुका था। देखा अंजलि, तुमने हमारा क्या हाल किया। अचानक मीनाक्षी को अपनी उकबी जानिब से रणवीर की आवाज़ सुनाई दी। मीनाक्षी तेजी से घूमी तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। पीछे रणवीर खड़ा था। मुझे मालूम था अंजलि कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, रणवीर पुरजोश होते हुए बोला। नहीं रणवीर, मैं अंजलि नहीं बल्कि मैं मीनाक्षी हूँ। अब हम एक हो जाएंगे। अंजलि, तुम भी मेरी दुनिया में आ जाओगी। रणवीर ने मीनाक्षी की बात अनसुनी करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। देखो रणवीर, मैं मीनाक्षी हूँ। अंजलि दीदी तो घर में कुणाल और कैलाश के साथ है, मीनाक्षी ने पीछे हटते हुए कहा। उसी वक्त न जाने प्रकाश कहाँ से निकला। उसने शीशी में बचा खून वहाँ खड़े रणवीर के सर पे डाला तो हाल रणवीर की चीखों से कांप उठा। प्रकाश मुंह में कुछ पड़ रहा था। अचानक से रणवीर के जिस्म में आग भड़क उठी और फिर एक सफ़ेद धोदिया तेज रोशनी पूरे हॉल में फैलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मजबूरन हॉल में मौजूद प्रकाश और मीनाक्षी की अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। हॉल में रणवीर की चीखें भी गूंज रही थी और फिर वहाँ यकदम खामोशी छा गई। प्रकाश और मीनाक्षी ने आंखें खोली तो वो घर अब दोबारा अंधेरे में डूबा हुआ था और घर की हालत पहले जैसे हंसता हाल थी और हॉल की छत पर मकड़ियों के जाले भी लटक रहे थे। लीजिए मीनाक्षी, अब रणवीर की आत्मा अंजलि को तंग नहीं करेगी। अब रणवीर की आत्मा नरक में सड़ रही होगी। रणवीर की आत्मा अंजलि के खून की प्यासी थी। इसी कारण वो उन्हें उतना खौफजदा किए हुए था। वो सपने रणवीर के कारण ही अंजलि को नजर आते थे। अगर आप लोग और समय बर्बाद करते तो ये डस्ट आत्मा अंजलि और इसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती थी। खैर, अब तो ये नरक में जा चुकी है, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए तय दिल से कहा। मेरा तो काम ही यही है मीनाक्षी,
भटकी खून की प्यासी आत्माओं को ठिकाने लगाना। जवाबन प्रकाश भी मुस्कुराया। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरी दीदी अंजलि बहुत खौफजदा रहने लगी थी। इंसान तो इंसान से लड़ सकता है, परंतु भूत प्रेत आत्माओं से नहीं। और आज मैंने यहाँ जो कुछ देख लिया है, मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। रणवीर अपनी असल ज़िंदगी में भी कम खतरनाक नहीं था, परंतु मेरी दीदी ने रणवीर और शेखर का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। वो तो भगवान की कृपा हुई। क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों के कारण मेरी दीदी अदालत से बाइज्जत बरी हो गई। मेरे जीजाजी भी बड़े भले इंसान हैं। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी उन्होंने अंजलि दीदी को अपनाया, और अब भी जब वो सपनों के कारण खौफजदा रहने लगी तो कुणाल जीजा ने ही मुझे कॉल करके बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। अंजलि दीदी ने आज रणवीर का भयानक चेहरा भी देखा था। मेरी एक सहेली ने आपका जिक्र कई दफ़ा किया था, सो मैं आपके पास चली आई। मैं एक मरतबा फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला। मोनाक्षी ने कहा तो जवाबन प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स माई ड्यूटी मोनाक्षी। अच्छा प्रकाश, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। मोनाक्षी ने उलझन आमेज निगाहों से प्रकाश की तरफ देखा। वो क्या मोनाक्षी? प्रकाश ने सवालिया निगाहों से मोनाक्षी की तरफ देखा। यहीं के रणवीर की आत्मा मुझे क्यों अंजलि समझ रही थी? मोनाक्षी ने पूछा तो प्रकाश मुस्कुराया। वो इसलिए मोनाक्षी कि मैंने आपके बाजू पर जो खून लगाया था वो अंजलि का था, और मैंने आते समय अंजलि के बाजू से लिया था। मैंने आप पर एक मंत्र भी पढ़ा था, बस उसी कारण रणवीर की आत्मा आपको अंजलि समझ रही थी, प्रकाश ने बताया। और मोनाक्षी ने समझने वाले अंदाज में होंठों को दायरवी शक्ल दी। अब आप जल्दी से अपने बाजू से ये खून साफ करें, वरना रणवीर की आत्मा फिर आपको अंजलि समझकर नरक से वापस ना आ जाए, प्रकाश ने संजीदा लहजे में कहा। तो मोनाक्षी तेजी से अपने बाजू पर हाथ फेरने लगी और हॉल प्रकाश के कहकहे से गूंज उठा।